नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की, क्योंकि ये जी20 शिखर सम्मेलन जो इस महीने के आखिर में हो रहा है, वो एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से उबर रही है। कुछ देशों में ये अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ भी रही है, लेकिन कुछ देशों में नहीं। तो जो विकसित और विकासशील देश हैं, उनके बीच में जो फासला है वो भी बढ़ा हुआ है। साथ-साथ अफ़गानिस्तान की चुनौती है और इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की भी चुनौतियाँ हैं। और 2008 से लेकर अब तक, यानी कि जब पहला जी20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद से अब तक किस तरह से जी20 का औचित्य और उसका उद्देश्य बदला है, इस समय उसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं और क्या हम इस शिखर सम्मेलन से हासिल कर पाएँगे, इन सब चीज़ों का हम आकलन करेंगे ओआरएफ के चेयरमैन संजय जोशी के साथ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संजय इस एपिसोड में इंडियाज़ वर्ल्ड के। और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, जो जी20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, वो एक ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद उबर रही है। ये भी कहा गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसकी रिकवरी तेज होगी अगर सहयोग होगा, पर फासले जो हैं विकसित और विकासशील देशों में, वो अभी भी काफ़ी हैं। रोज़गार, कारोबार अभी भी त्रस्त है और उसके सामने चुनौतियाँ हैं। तो इकोनॉमिक रिकवरी में इस जी20 के पटल से क्या आपको लगता है कि एक सहमति बनाने में मदद मिलेगी? इसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? G20 का फोरम, नगमा जी, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1999 में, वह जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो एक आर्थिक एक क्राइसिस एशिया में पैदा हुआ था, उसके फलस्वरूप सोचा गया कि G7 G8 जो है, ये बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, मदद नहीं करने की स्थिति में है, तो और देशों को जोड़ा जाए जिसका फोकस रहे सिर्फ इकोनॉमी को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, फिस्कल पॉलिसी को लेकर के। तो सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया जिसको कि G20 का ग्रुप बोला गया, जिसमें ईयू और ईयू एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन था, जो कई देशों का सम्मिलित ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हिस्सा बना, और बाकी जो सब देश इसके पार्टिसिपेंट्स बनने 19 और देश इसमें आए, जिसमें विकसित देश भी थे, विकासशील देश भी थे। तो 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आया पूरी दुनिया में, जो बहुत भारी फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला, तो इसके स्वरूप को और विस्तृत वृहद करने के लिए इसको फाइनेंस मिनिस्टर से अपग्रेड करके, बुश उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि इस आपत्ति से निपटने के लिए इस ग्रुपिंग को उच्च स्तरीय, जो सबसे शीर्ष स्तर पर जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो नेता हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनका शिखर सम्मेलन इसको बना देना चाहिए, ताकि इफेक्टिव, सबसे सक्षम कार्रवाई हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी। अब देखिए विडंबना ये कि आज जो क्राइसिस है कोविड के बाद, वो कई मामले में 2008 में आई क्राइसिस से बहुत बड़ी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बल्कि ये कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी बड़ी विपत्ति दुनिया पर पहले कभी नहीं आई। तो ऐसे में वास्तव में अगर G20 को अपनी जो दुनिया में कार्रवाई चल रही है, G20 को अपना वर्चस्व बनाना है, अगर G20 का हमें दमखम देखना है, तो यही एक मौका है। लेकिन G20 के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, और वास्तव में जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, अगर आप देखें कि G20 का जो कार्रवाई, अगर हिस्ट्री में जाएं, तो 2008 की क्राइसिस में पहली बार G20 ने मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से, चाहे वो मुद्रा के क्षेत्र में मॉनेटरी पॉलिसी हो, या वित्तीय क्षेत्र में, राजकोषीय क्षेत्र में फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी को लेकर के उसने कुछ बड़े ही कारगर कदम सम्मिलित ढंग से उठाए, सारे देशों ने मिलकर के उठाए, जिससे कुछ साल जब मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ, उस वक्त सात पटरी पर पूरी विश्व व्यवस्था चली। लेकिन ये व्यवस्था 3 साल के अंदर टूटने लगी, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात आई कि कैसे इस विपत्ति से बाहर निकला जाना चाहिए, वहां देश अपने अपने भिन्न भिन्न रास्तों पर चलने लगे। तो G20 में दरार तो उसी समय आनी शुरू हो गई थी, और 2011 में आयन बेमर ने लिखा कि ये दुनिया G20, G7, G8, G2, G3 वाली दुनिया अब नहीं रही है, ये तो G0 दुनिया हो गई। इसमें हर देश अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने की स्थिति में है,
और सम्मिलित रूप से मल्टीलैटरलिज्म, ये मल्टीलैटरल फोरम G20 बन रहा है, ये कमजोर होता देखा गया। तो आज आपने सही कहा, जब ये बहुत बड़ी विपत्ति दुनिया के ऊपर आई है, तो क्या G20 पुनः एक दीर्घ समय के लिए, छोटे समय के लिए, अल्प समय के लिए जो इसने जो कार्य किया था 2008 की क्राइसिस में, क्या उस प्रकार की कार्रवाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये वास्तव में प्रश्न है जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए। जी, और ये जो थीम है इस दफ़ा संजय जी वो है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी। तो इसको देखते हुए जो हम अगर विश्व अर्थव्यवस्था की भी हालत देखें तो जो रिबाउंड है, जो उबरना है इस पैंडेमिक से, इकोनॉमिक रिबाउंड वो कमज़ोर भी पड़ा है। लेकिन ऐसे में जो G20 का एजेंडा है, क्या वो अभी की जो फौरी ज़रूरतें हैं देशों की, कई विकासशील देशों में रोज़गार एक बहुत बड़ा संकट है, कारोबार में जो गिरावट आई है वो बहुत बड़ा संकट है। तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए आपको लगता है कि जो इसका एजेंडा अभी दिख रहा है, कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर, कोई एक ऐसा प्लान है, दिख रहा है जो जो अभी की ज़रूरतों से निपटे? जो दीर्घकालीन पॉलिसीज़ हैं वो एक अलग बात है, पर जो रोम समिट है उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? देखिए, G20 के जो हमेशा क्रिटिसिज्म होता आया है कि ये मल्टीलैटरल फोरम जरूर है, लेकिन इसकी हर साल जो प्रेसिडेंसी है वो बदलती रहती है। जी। अभी इटली के पास है, इसके बाद यहाँ से ये समिट होने के बाद ये इंडोनेशिया के पास जाएगी, और उसके अगले साल वो भारत के पास आएगी। 2022 में भारत इसकी प्रेसिडेंसी लेगा और भारत 2023 में इस समिट को होस्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार इसकी जो आलोचना होती है यही होती है कि हर देश अपना एजेंडा लेकर के, एक अपना नए एक स्टैंप लेकर के, कंटिन्यूटी नहीं रख करके नए नए कुछ चीजें शुरू करने की कोशिश करता है ताकि उसकी छाप G20 पर पड़े, और वास्तव में ये एक मल्टीलैटरल डायरेक्शन नहीं होता है। तो अभी देखिए, जैसे पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी है। पीपल प्रजा, प्लैनेट पृथ्वी, और मैं ढूंढता रहा प्रॉस्पेरिटी का भी कोई मिलता मिलता नाम मिल जाए, नहीं मिला तो समृद्धि। तो आज जो क्राइसिस आई है उसमें समृद्धि कहां से आ गई? आज हम रिकवरी की बात कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में है वो है किस तरीके से जो एक खाई बन चुकी है। IMF भी देखिए इसका हिस्सा है। IMF ने इसी वर्ष मार्च में एक छोटी सी रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया कि जो पैंडेमिक के कारण दुनिया में वास्तव में इतना बड़ा स्खलन आया है, उस स्खलन से इतनी भारी खाई पैदा हो गई है, एक तरीके का भूचाल आया, और ये खाई इतनी गहराती जा रही है। ये खाई देशों के बीच है, क्योंकि देशों की जो रिकवरी हो रही है वो अलग अलग रेट से हो रही है। कोई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, कोई बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, कोई कभी बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में देशों के बीच जो इनइक्वालिटी है, देशों के बीच जो फासला है, जो अमीरी गरीबी का फासला है, वो बढ़ता जा रहा है। और यही फासला हर देश के अंदर भी बढ़ रहा है। हर देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो मॉनेटरी एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, एक भारी मात्रा में कई जो देश संपन्न देश हैं, उन्होंने इस क्राइसिस पर पैसा फेंका। $14 ट्रिलियन पैसा इस क्राइसिस पर जो विकसित देश हैं उनके द्वारा फेंका गया। तो विकसित देशों में बड़े भारी वेलफेयर प्रोग्राम्स चले, लोगों के हाथ में पैसा आया है, इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हो गए हैं। तो उसी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में भारी उछाल जगह जगह आ रहा है। लेकिन इससे जब बाहर निकलेंगे, और इसकी वजह से जिनके हाथ में पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं, उनके पास बिकॉज मार्केट बढ़ रहा है, उनका पैसा बढ़ता जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, और ना सिर्फ गरीब लोग, जो जेंडर का भी एक डाइवर्सिटी है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे दुनिया में। सबसे ज्यादा प्रभावित पुरुषों और महिलाओं के बीच में महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई। जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए हैं। महिलाएं काम पर नहीं जा सकती, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, घर से ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो संभवतः वही है कि माँ उसको देखेगी, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये एक जो जेंडर गैप बढ़ रहा है, अमीरी गरीबी का फासला बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी गैप बढ़ रहा है। सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से जो एक डिजिटल डिवाइड है, मैं खाई की बात कर रहा हूँ, एक खाई जो हमको पाटनी चाहिए वो खाई गहराती जा रही है,
और उसका जो फासला है वो और बढ़ता जा रहा है। तो ये इतनी खाइयां जो पैदा हो रही हैं, चाहे वो अमीरी गरीबी की खाई हो, डिजिटल डिवाइड की खाई हो, जेंडर की खाई है जो अब पैदा हो गई है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। जब आप सक्षमता की बात करें कितने इफेक्टिव है, तो इसका चैलेंज सबसे बड़ा एक तरीके से अप्रत्याशित, ये एक अप्रत्याशित घटना है, अप्रत्याशित चैलेंज है, और अप्रत्याशित सम्मिलित ढंग से इसको निपटना होगा। लेकिन जो संस्थाएं इससे निपटनी है वो कितनी सक्षम है, कितनी उनमें साथ काम करने की क्षमता है, उस पर आज वास्तव में प्रश्न पैदा हो रहे हैं। जी, और ये देखना होगा कि क्या वो भी कुछ ऐसे अप्रत्याशित कदम उठाती हैं, कैसा क्या ऐसा सहयोग बढ़ता है कि मिलकर इससे उबर पाएँ, क्योंकि जो घटनाएँ थी वो अप्रत्याशित थी। आपने तमाम खाइयों की बात की, जो जेंडर गैप है, जो अमीरी-गरीबी का फ़ासला है, और साथ-साथ इसी अमीरी-गरीबी के फ़ासले से जुड़ा है जो हेल्थ सिस्टम के एक्सेस का फ़ासला है। वैक्सीनेशन को अगर हम देख लें, तो हुआ था कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए वैक्सीन को लेकर भी। अमीर देशों में वैक्सीनेशन की दर और गरीब देशों में जो वैक्सीनेशन है, इतनी बड़ी गरीब आबादी जिनको अभी भी वैक्सीन नहीं पड़ी है। साउथ ईस्ट एशिया में एक बार फिर से कोविड की चुनौती बहुत बड़े स्तर पर फैल रही है। ऐसे में जो जी20 का फ़ोकस लॉन्ग टर्म पर है, तो भविष्य में जो इस तरह की स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियाँ, जैसे अप्रत्याशित अभी देखी गई, आगे भी कुछ अगर आती हैं, तो वो भी एक एजेंडे पे होना चाहिए, या क्या ऐसा हो सकता है कि हम हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ एक रास्ता तय करें कि कैसे मिलकर देश काम कर सकते हैं? जहां तक एक्शन प्लान का का संबंध है, आपने बिल्कुल सही जो 3 चीजें हैं उन पर उंगली रखी है, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे अमीरी गरीबी का फासला, ये मेन प्रायोरिटीज हैं जो आज होनी चाहिए। और जी20, देखिए, जी20 जो शीर्ष सम्मेलन होता है, उसके पहले कई और छोटे छोटे सम्मेलन, चाहे एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के हों, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर्स के हों, वो हो चुके हैं। अब तक उनमें क्या कंसेंसस बनता है, वही कंसेंसस आगे आकर के जी20 में फाइनली जो है उस पर एक ठप्पा लगता है। तो ये जो जहां हम जा रहे हैं उसमें कई चीजें हुई हैं जी20 के अंतर्गत। जी20 के अंतर्गत जहां तक डेट रिलीफ मेजर्स, जो कर्ज हैं, करीब 70 से ऊपर जो अत्यंत गरीब देश हैं, उनके जो वर्ल्ड बैंक, IMF के कर्ज हैं, उन कर्जों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे थोड़ी जगह दी जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए, ताकि वो अधिक सक्षम हो सकें इस विपत्ति में अपना सामना करने के लिए। वहां कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। दूसरा जो है, एक जो समस्या चल रही थी डिजिटल टैक्स को लेकर के, जी, क्योंकि जी। आज ई कॉमर्स, देखिए, सब चीज ऑनलाइन हो गई है। हुँ, सब चीज क्योंकि ऑनलाइन हो गई है, तो जहां तक ई कॉमर्स का सवाल है, जहां तक इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस दी जाने का सवाल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, उनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है। आज जो कंपनीज सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्योंकि पूरा बेस जो इकोनॉमी का है, पूरा जो भार उठाया गया है, इन कंपनियों ने उठाया है, और उन्होंने सर्विसेज दी हैं, चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं, किसी 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 भी प्रकार की सर्विसेज हैं, चाहे आपके घर में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी से भी अगर कोई चीज आनी है लॉकडाउन के दौरान, तो इसमें भारी इजाफा हुआ है। पर समस्या पैदा हुई है टैक्सेशन की। तो कई कई सालों से, 2016 से भारत ने भी इन पर टैक्सेशन लगाने की सिस्टम शुरू किया था कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं या जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इन पर कैसे एक इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको डिजिटल टैक्स कहा जाता है, वो लगाया जाए। तो वो एक सर्विस टैक्स टाइप का लगाना इन लोगों ने शुरू किया था। तो उस पर आपत्तियां हुई, खासकर अमेरिकी कंपनियों की आपत्तियां हुई कि ये नहीं चल सकता, आप जो है प्रॉफिट्स पर करें और सिर्फ बड़ी कंपनियों को लगाएं, छोटी छोटी कंपनियां ऐसे मारी जाएंगी। तो जी20 के आते आते OECD जो है, जो विकासशील देशों का समूह है, उन्होंने मिला बिठा करके सब देशों को राजी किया, और 137 देश राजी हो गए कि एक मिनिमम टैक्स डिजिटल सर्विसेज पर, डिजिटल जितने भी चाहे ई कॉमर्स है, उस पर हर देश लगाएगा, उससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि सब में होड़ लग चुकी थी। कई देश हैं जैसे कि हंगरी हो गया, एस्टोनिया हो गया, आयरलैंड हो गया, वो बिल्कुल जीरो टैक्स कर करके अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो है इंटरनेट कंपनीज के इनवाइट करने लगे थे। तो सारी जो फोकस जा रहा था उन कंट्रीज पे जा रहा था, इन्वेस्टमेंट्स वहां जा रहे थे। तो किस तरीके से ये जो दौड़ है देशों के बीच में, उससे अपना ही नुकसान पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है आज जब बाहर निकलना है, ऐसा ना हो। तो इसमें एक मिनिमम टैक्स की इससे कम कोई नहीं लगाएगा।
लेकिन इसमें भी देखिए कई समस्याएं हैं जो अभी अल्टीमेटली रूपरेखा आई है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर्स ने राजी हो गए हैं किस प्रकार का ये डिजिटल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाता है कि 2023 तक सब लोग हटा देंगे। उसके बाद जो मिनिमम टैक्स की बात हो रही है वो आएगी, लेकिन उसमें भी 10 साल की कुछ देशों को छूट दे दी गई है। तो कई लोगों का कहना है कि छूट आप दे रहे हैं, ये सही नहीं है, वहां भी गड़बड़ है। और कई देश कह रहे हैं कि जो 15% मिनिमम है वो बहुत कम है, क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा। आज जो हम डिजिटल टैक्स ले रहे हैं, इक्वलाइजेशन लेवी ले रहे हैं, भारत 6 एडवर्टाइजिंग पर उसने शुरू किया था 6%, फिर बाकी सर्विस पर 2% आया है। तो ये जो इक्वलाइजेशन लेवी हम ले रहे हैं उसमें हमको ज्यादा आमदनी होती है। देखिए इसको देखने के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके हैं जी। अंततः अगर लंबे समय में 10 वर्ष का 20 वर्ष का प्रोग्रेस देखें तो आज हो सकता है अमेरिका चीन आगे हैं डिजिटल सर्विसेज में, कल दूसरे देश आगे आएंगे। तो जो कंपनीज आज जो देश आज सर्विस ले रहे हैं कल वो सर्विस दूसरे देशों को देंगे। तो उनका अगर टैक्सेशन रेट कम रहता है तो उनको वहां फायदा होगा। तो हो सकता है भारत भी आगे आकर के, उम्मीद है हमें कि आगे आकर के अच्छी प्रगति करे, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है, तो हम दुनिया भर को सर्विसेज दें। तो लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन हमको बेनिफिट करता है, भले ही आज शॉर्ट टर्म में हमें उसका नुकसान है। तो एक पेचीदा समस्या है, लेकिन फिलहाल जो है हाँ, अमेरिका ने एक तरीके से धमकी दी थी कि अगर इस तरीके का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हटाई जाएगी और इस पर अगर एक तरीके से कंसेंसस नहीं बिल्डअप होगा तो हम सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाएंगे। सैंक्शंस और टैरिफ्स लगा भी दिए और बोला नवंबर तक का आप लोगों के पास समय है, कुछ ना कुछ निश्चित कर लीजिए, बंदूक तनी हुई है। अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो हम सैंक्शन और टैरिफ लगाएंगे बाकी चीजों पर। तो देखिए ये लेन देन और ये जो मोल भाव है, निगोशिएशंस ये चल रहे हैं बीच में। इसमें कई तरह के हित नेत हैं, भिन्न भिन्न कंपनियों के भिन्न भिन्न हित निहित हैं, भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न हित हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंसेंसस आता है ये कंसेंसस बड़ी आसानी से आता है। तो G20 में हर चीज पे, चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे वो डिजिटल टैक्स है, चाहे आगे आने वाले समय में हम मॉनेटरी रिलीफ की बात करें, जो एक्सपेंशन हो चुका है बहुत भारी, 2008 से एक्सपेंशन चल रहा है, पैसा बहुत सारा फेंका जा रहा है, उससे जब वापस आने की नौबत आएगी तो किस तरह से इससे वापसी पूरा विश्व करेगा, नहीं तो इसके अंजाम घातक हो सकते हैं। तो उसके बारे में जब तक कोई कंसेंसस नहीं बने, और वाकई में बनेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि आज देश डिवाइडेड है। सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो यूएस और चाइना का आज बीच में है, जो ट्रेड वॉर दोनों के बीच में चल पड़ा है। दोनों के बीच में सहमति हो पाना सबसे बड़ा एक चैलेंज है, और उस असहमति के चलते कोई भी कंसेंसस बन पाना कई चीजों में मुश्किल हो जाता है। जी, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स के लिए कि जो बड़े देशों में ही जब टकराव है तो उसके ऊपर सहमति बनेगी कि नहीं। अहम मुद्दों पर जैसा आपने कहा कि ये जो कॉमन टैक्सेशन रिजीम डिजिटल कॉमर्स के लिए, उस पर भी काफी हद तक एक सहमति है, और अगर ये हो जाता है तो ये आगे फ्यूचर ऑफ वर्क या फिर डिजिटाइजेशन के लिए काफी मददगार साबित होगा। लेकिन जो टकराव है कई मुद्दे पर, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो ट्रेड कारोबार का मुद्दा हो, वो बहुत सारे अहम मुद्दों पर सहमति बनाने की एक समस्या खड़ी करता है। एक और बात आपसे समझना चाहती हूँ, हमने बात की कि कैसे क्या G20 मदद कर सकता है बेहतर तरीके से बिल्ड बैक करने में। इसमें एक बात जो और आई है जो G20 ने एंडोर्स किया है, क्रिएशन ऑफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। वो क्या है, वो कैसे मदद कर सकता है, इसका क्या मकसद होगा, ये आप हमें समझाएं। देखिए बिल्ड बैक बेटर का सीधे सीधे तात्पर्य है इंफ्रास्ट्रक्चर से, कि किस तरीके का आने वाले समय में रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ताकि जो सप्लाई चेन्स में एक जो टूटी हैं फूटी हैं, जो डिस्ट्रप्शन आया है, इस तरीके का भविष्य में डिस्ट्रप्शन नहीं आए जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के G20 के सदस्यों में स्वयं आम सहमति थोड़ी मुश्किल है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो G20 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें शुरू हुई थी वो करीब 2011, 12, 13, 14 के आते आते शुरू हुई थी। 2013-14 में वास्तव में इस पे जोर दिया जाने लगा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर में के आते ही देखिए क्या हुआ। आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले 2013-14 का अगर आप समय देखें तो
एक विघटन की प्रोसेस शुरू हुई, जिसमें जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में थोड़ा थोड़ा कहीं-कहीं आप देखें कि बँटवारा आना शुरू हुआ। चीन ने अपना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू किया, एआईआईबी शुरू किया। उसके बाद अगले वर्ष एक ब्रिक्स बैंक बना, क्योंकि विकासशील देशों को लग रहा था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिस ढंग से चल रहे हैं, जिस तरह के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स ये लोग बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उनमें हमारी दाल गलने वाली नहीं है। कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। और चीन ने उसी वक्त घोषणा कर दी 2013 में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई की। तो देखिए, दरार इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में कौन करेगा, कैसे करेगा, वहां से आनी शुरू हो गई। और आते आते अब जो स्थिति आ चुकी है कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, कौन इसको बिल्डअप करेगा, किस प्रकार से बिल्डअप करेगा। तो एक तरीके से एक तरह पूरे विश्व में भारी एतराज है, कई देशों में एतराज है कि चीन जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत, वो देशों के हित में नहीं है। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स वास्तव में सामने नहीं आ रहे हैं। जहां तक ओईसीडी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको ओईसीडी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गए, उनका विचार है कि फिर पीपीपी मॉडल से लेकर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में आज बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं, हम बोलते हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, रिस्क रिटर्न्स की बात आती है, तो पीपीपी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक समस्या पैदा होती है। एक जो 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 ऑब्जेक्टिव है पब्लिक और प्राइवेट का, वो भिन्न भिन्न हो जाता है। एक का होता है कि लॉन्ग टर्म रहे, सस्टेनेबल रहे, दूसरे का होता है कि इसमें प्रॉफिट्स कैसे आए जाए। तो यही जो एक रिस्क शेयरिंग की समस्या है दोनों के बीच में, उसके तहत बहुत ज्यादा प्रगति ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं मिल पाती। और समस्या जो देश हैं, जैसे अफ्रीका के देश हैं, जो कि बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे, आज उनको एक भारी झटका लगा है। ऐसे कई सारे देश हैं जो चाह रहे हैं कि हमको पावर सेक्टर में, हमको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमको रेल रोड्स में, पाइपलाइंस में, हमको कहीं ना कहीं कैसे भी किसी न किसी प्रकार से मदद मिले, इन्वेस्टमेंट्स मिले। लेकिन कहाँ से ये आएगा? तो G20 क्या समाधान इसका निकालेगा? क्या सम्मिलित रूप से समाधान इस स्थिति में निकाल पाना संभव है, जहां खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दुनिया दो खेमों में बट चुकी है? तो दो खेमों में जब बट चुकी है, तो इस चीज को लेकर के, बिल्ड बैक बेटर को लेकर के ही सबसे बड़ा विवाद शुरू हो जाता है कि कैसे, कौन बिल्ड बैक बेटर करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा। तो ये तमाम चुनौतियां जो हैं इस समय इस तरह के शिखर सम्मेलनों के सामने हैं, जब दुनिया दो फाड़ में बटी हुई है। उस समय कैसे आप मिलकर सम्मिलित रूप में बिल्ड बैक बेटर कर सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होगी। और दूसरे जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, ग्लासगो समिट भी होने वाली है, उस पर क्या कदम उठाते हैं G20 में, ये भी देखना होगा। उससे भी आगे की दशा या दिशा वो भी एक तय होती है। तो इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हम जाने से पहले आपको आप तमाम लोगों को संजय बधाई दे दें। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते दिवाली है, तो इंडियाज वर्ल्ड लेकर हम उस हफ्ते आपके सामने नहीं आएंगे। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आप सबको दिवाली बहुत शुभ हो।